पैसों की ज़रूरत अब किसी को भी आ सकती है, और फिर हो सकता है कि आपने जो सोच करके निवेश किया हो उसके मुताबिक आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, आपका फंड फ्लो आपको अलाउ ही नहीं कर पा रहा है कि उस निवेश को आप कंटिन्यू करें। आप अपने निवेश को जब डिसकंटिन्यू करने का फैसला लेते हैं, और ख़ास तौर पर अगर ये निवेश बीमा से जुड़ा हुआ है, यूलिप जैसा प्रोडक्ट है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैच्योरिटी के पहले आप एग्जिट तो कर जाएंगे, लेकिन कंपनी आपसे कुछ पैसे डिडक्ट करती है, आपको ये रकम जो है वो लॉक इन के बाद ही मिलती है, और इस पर टैक्स कैसे लगेगा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं माई वेल्थ ग्रोथ के को-फाउंडर हर्षद चेतनवाला। थैंक यू सो मच हर्षद जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आज मैं यूलिप पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बीमा के साथ उन्हें जो है निवेश का भी इसमें मौका मिलता है, एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें 5 साल का एक लॉक इन होता है, और लॉक इन के दौरान अगर कोई पॉलिसी इस प्लान को लौटाना चाहे तो क्या होता है, और अगर लॉक इन के बाद हम लौटाएं तो क्या ये बेटर रहता है कि एग्जिट करें? आप क्या सुझाव देते हैं? जी प्रियंका जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा यूलिप में 5 साल का एक लॉक इन होता है। तो कोई भी निवेशक, और मैं वर्ड निवेशक यूज कर रहा हूं क्योंकि यूलिप्स को यूजुअली आप इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए, इंश्योरेंस की तरह ना देखें। क्योंकि इसमें जो है पैसा जो जब आप लगाते हो तो इन्वेस्टमेंट की तरह आप उसको देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ आपको ऑप्शंस मिलता है जहां पे आप इक्विटीज में डाल सकते हो, बॉन्ड में डाल सकते हो और डेट में डाल सकते हो। आते हैं आपके प्रश्न की तरफ प्रियंका जी, जहाँ पे अगर मैंने यूलिप एक प्लान खरीदा है और मुझे 2 साल या 3 साल के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा कैश फ्लो जो है वो मुझे परमिट नहीं कर रहा है कि मैं इस प्लान को आगे कंटिन्यू करूं, तो मैं उसको डिसकंटिन्यू ऑफकोर्स कर सकता हूं। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है प्रियंका जी। पहला चीज ये है कि जब आप डिसकंटिन्यू करते हो तो समझ लीजिए मैंने जब प्लान खरीदा था तो मैंने इक्विटीज में सारा पैसा अपना फंड को चूज करके फंड में इन्वेस्ट किया था। अब ये जो पैसा जो है वो इक्विटीज में अब तक लगा हुआ है, उसको मुझे इक्विटीज जैसा रिटर्न जनरेट करके देना है। 3 साल के बाद जो लॉक इन पीरियड के अंदर है, अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टॉप करना है, तो मैं ये पैसे को डिसकंटिन्यूएशन फंड जो कहते हैं वहां पे मुझे बात करना पड़ेगा। तो पहले चीज है कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि इसके आगे का प्रीमियम मैं नहीं भर रहा हूं, और उसके बाद ये पैसा जो है वो डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब जब ये डिसकंटिन्यूएशन फंड में जाएगा तो डिसकंटिन्यूएशन फंड का एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप भले कोई भी एवेन्यू या फिर जैसे इक्विटी हो गया या डेट हो गया वहां पे आप इन्वेस्ट करते होंगे पहले जब आपका पॉलिसी एक्टिव था, लेकिन जब ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू होने के बाद ये जो है पैसा जो है वो डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में रहेगा, जहां पे आईआरडीए ये कहता है कि मिनिमम 4% रिटर्न आपको जनरेट करके आपके निवेशकों को देना है। और ये पैसा जो है जो डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाता है वो मैं लॉक इन पीरियड तक नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझे कभी भी 5 साल के बाद ही मैं ये पैसा मैं अपने पास ले पाऊंगा। तब तक जो पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास बना रहेगा। राइट। तो अगर तुरंत पैसों की ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि मैं तुरंत ये पॉलिसी का प्रीमियम रोक करके ये पैसा निकाल लूँगा यूलिप से, तो ऐसा नहीं होगा, आपको वो लॉक इन जो है फॉलो करना होगा। हर्षद सर, अगर लॉक इन मान लीजिए किसी को डिसकंटिन्यू अगर करना भी है तो वो लॉक इन के बाद अगर डिसकंटिन्यू करे 5 साल, आप क्या कहेंगे कि आप 5 साल कंटिन्यू कर लीजिए? अगर वो नौबत आ ही गई है कि आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और 3 साल बिता लिए तो 2 साल का प्रीमियम किसी तरह दे दीजिए, या फिर उसे स्टॉप कर दे जब वो बिल्कुल उसे लग रहा है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। वुड यू सजेस्ट कि 5 ईयर का लॉक इन का मैंडेट कंप्लीट करें? जी, तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है, खास करके उनके लिए जिनका जिनका कैश फ्लो जो है कभी कभार परमिट नहीं करता कि वो आगे का प्रीमियम भर पाए। ठीक है, तो वहां पे एक स्टेज पे हमको इवेल्युएट करना जरूरी है कि अगर हमने ये प्रीमियम कंटिन्यू किया तो मुझे कहाँ पे मेरे बजट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए जहाँ पे आपका कैश फ्लो कंफर्टेबल है वहां पे ये शायद से उचित होगा कि पहले से अगर आपने 3 साल या 4 साल तक भरा हुआ है और आपको 1 और 2 साल और अधिक भरना है तो आप उसको वहां पे पार्क कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। उसका दो एडवांटेज हो जाएगा, एक है कि आपका जो जब पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट कंटिन्यू होता रहेगा, तो आपका पूरा कॉर्पस पे आप ज्यादा रिटर्न्स कमाने की क्षमता है। ठीक है,
दूसरी चीज ये है कि अगर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो कुछ पेनल्टी चार्जेस जो है वो आपके ओवरऑल फंड वैल्यू से डिडक्ट होगा, तो वो पेनल्टी चार्जेस भी आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आप लॉक इन पीरियड के बाद कभी भी आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको जो सेक्शन 1010D जो है, ठीक है, उस पे जो है उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, जबकि अगर आप उसको डिसकंटिन्यू करके फिर निकाल रहे हो तो आपको सेक्शन 1010D, बिकॉज 1010D जो है मैच्योरिटी से रिलेटेड होता है, डिसकंटिन्यूएशन से रिलेटेड नहीं, जो बेनिफिट जो। और अगर 5 साल के लॉक इन के बाद मैं एग्जिट करती हूँ एक यूलिप प्लान से और उसका 10 साल का टेन्योर है, तब भी क्या मेरा पैसा डिसकंटिन्यूएशन फंड में जाएगा जिस तरह से 5 साल के लॉक इन के पहले करने पर जा रहा था, या वो पैसा मुझे फिर इमीडिएटली कंपनी रिफंड कर देगी? तो प्रियंका जी, लॉक इन जो है 5 साल का है। 5 साल के बाद सारे यूलिप्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, किसी को भी अगर विड्रॉ करना है, पार्शियल ओके, हो या कंप्लीट विड्रॉल हो, उसके लिए। फाइन। तो चलिए, तो अब आपके हिसाब से 5 साल का लॉक इन अगर आप किसी तरह कंप्लीट कर सकते हैं, आपके फंड फ्लो में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कहीं से इंतज़ाम करके, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हर्षित सर, अब आती है बात टैक्स की। आपने बताया कि 1010D जो छूट मिलती है मैच्योरिटी के अमाउंट में, वो हमें तभी मिलेगी जब आप 5 ईयर का लॉक इन फॉलो करके निकालते हैं। लेकिन जब कोई यूलिप में निवेश करता है तो हमें ATC की भी छूट इसमें मिलती है। उसका क्या होगा अगर आप लॉक इन के पहले ही इसको जो है स्टॉप कर देते हैं, इसका पेमेंट, और डिसकंटिन्यूएशन फंड में ये प्लान चला जाता है, उसका जो भी पैसा आपका जमा है, तब उस टैक्स छूट का क्या होगा? जी, तो देखिए, सेक्शन 80C जो है वो बेसिकली उस वर्ष के लिए जो टैक्स रिबेट जब हम लेते हैं, उसके वो ईयर के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मिलता है। तो समझ लीजिए मैंने पहले 3 साल तक जब मैंने यूलिप का प्रीमियम भरा है, तो जब जब मैंने वो प्रीमियम को पे किया है, वो साल के लिए मैं बेशक अपना सेक्शन 80C के हिसाब से मैं टैक्स बेनिफिट ले पाऊंगा। लेकिन जब हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो डिसकंटिन्यू का एक बेसिक कंसेप्ट ये है प्रियंका जी, जहां पे मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर आ रहा हूँ। तो जब मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ तो मैं उस वर्ष का ऐसे भी मैं प्रीमियम नहीं दूंगा, तो मैं जब प्रीमियम नहीं दूंगा तो मुझे ATC का टैक्स बेनिफिट उस पर नहीं मिलेगा। और जो पिछले सालों में मुझे टैक्स बेनिफिट मिल गया है उस पर वो एज इट इज रहेगा, या उस पर भी जो है आपको वहां पर भी वापस कुछ टैक्स शायद भरना पड़े? जी नहीं, आइडियल सिनेरियो में उस पर कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ATC के अंदर जैसे जैसे हम कोई भी एवेन्यू ले लें, दूसरा भी कोई भी सेक्शन ATC का एवेन्यू लेंगे, जहां पे अगर मुझे निवेश करना है, जैसे ELSS हो गया फॉर एग्जाम्पल, उस वर्ष का मैंने ELSS में भरा और मैंने 3 साल का लॉक इन को क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद मैं भले चौथे साल में निकाल भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझ लीजिए मैंने ELSS में पहले साल भरा है और दूसरे साल मैंने ELSS में इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पिछले साल का कुछ जो मैंने ATC का बेनिफिट लिया है उसको रिवोक किया जाएगा। उसी तरह से यूलिप में भी अगर मैंने 3 साल का प्रीमियम पे किया है और चौथे साल से मैंने डिसकंटिन्यू भी कर दिया, जो वर्ष में मैंने प्रीमियम पे किया है उसके लिए मैं ATC के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, लेकिन अब वो 4 और 5 साल, चौथा और 5वां साल जब आप डिसकंटिन्यू अगर कर रहे हैं उस पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉक इन के पहले आप जब पैसे इस तरह से आप प्रीमियम रोक देंगे तो 5 साल की मैच्योरिटी, 5 साल के लॉक इन के बाद पैसे वापस मिलेंगे, उस पर भी आपको वो जो पैसे हैं, जो मैच्योरिटी की रकम मिलेगी, टैक्स आपको अदा करना होगा अपने स्लैब के अनुसार। यूलिप की तो बहुत बात कर ली हर्षद सर। ट्रेडिशनल बीमा प्लान जो होते हैं, इंडोमेंट और मनी बैक, ये भी बहुत पॉपुलर हैं। इनमें भी एक टेन्योर होता है, इसमें लॉक इन तो मेरे ख्याल से नहीं होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर टेन्योर पूरा नहीं करके कोई इनकी पेमेंट रोक देता है तो फिर इसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है, पैसे कैसे वापस मिलते हैं? जी, सो ट्रेडिशनल प्लान जो है ना प्रियंका जी, उसका पूरा टर्म जो है वही लॉक इन हो गया इधर, क्योंकि जो पूरा टेन्योर जो होता है पॉलिसी का, वो बेसिकली समझ लीजिए कि 15 साल के प्लान होते हैं, 20 साल के प्लान होते हैं, फिर 10 साल के प्लान होते हैं। उसमें एक चीज हो सकता है कि मेरा प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है, इतने वर्ष के लिए मैं प्रीमियम भरना मुझे जरूरी है, वो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। जैसे हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने 20 साल का एक ट्रेडिशनल प्लान है मेरे पास, जिसमें मैं 10 साल तक मेरा प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो मैं 10 साल तक प्रीमियम भरूंगा, लेकिन मुझे मैच्योरिटी जो है वो मुझे 20 साल के बाद ही मिलेगा। अब ट्रेडिशनल प्लान जो होते हैं, उसमें अगर आपको कभी सरेंडर करना है
तो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रपोजिशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं। तो जो राइट। जो जो जितना आपने प्रीमियम भरा होगा, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके, हर एक कंपनी का अपना एक तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है। और उसके बाद जो आता है आपको प्रीमियम, जो आपको मैच्योरिटी मैच्योरिटी तो नहीं, मैं सरेंडर वैल्यू कहूंगा, जो सरेंडर वैल्यू जो है वो आपको मिलता है। तो सरेंडर करना एक सही तरीका नहीं होगा किसी भी ट्रेडिशनल प्लान में। उससे अच्छा एक तरीका होता है जो है पेड अप कर देना। तो प्रियंका जी, पेड अप में क्या होता है कि मैं पहले से ही इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं हम कि इसके आगे का प्रीमियम हम नहीं भर पाएंगे, और इस पॉलिसी को पेड अप कर दीजिए। अब इंश्योरेंस कंपनी जो अपने एंड से ये करेगी कि जितना मैंने प्रीमियम भरा है उसके हिसाब से जो सम अश्योर्ड जो है उसको एडजस्ट कर देंगे, और ओके। मेरा प्लान जो है वो लैप्स नहीं होगा या डिसकंटिन्यू नहीं होगा। उसके हिसाब से जितना मेरा रिस्क कवर भी है वो भी कंटिन्यू रहेगा, और जो भी बेनिफिट है आगे की मैच्योरिटी तक वो भी मुझे मिल सकते हैं। इसमें तो आपको पेड अप बोनस करना, वगैरह का भी फायदा मिल जाता है जब आप पेड अप कर देंगे तो। हाँ, तो यहाँ पे कुछ कुछ प्लान्स में बोनस जो है ना, कभी कभार वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, वो फाइन प्रिंट्स देखना बहुत जरूरी है। राइट। लेकिन सरेंडर से अच्छा प्रपोजिशन होता है पेड अप का। सरेंडर आप उसी समय कीजिए अगर आपको वही समय पे पैसे की जरूरत हो तो। अगर समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स में जो आज के स्टेज में जिन्होंने जो ट्रेडिशनल प्लान्स जो खरीद के रखे हैं, या फिर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए प्रेपरेशन के हिसाब से करके रखे हैं, और उनको ये रियलाइज होता है कि मैं अभी इसके आगे जब मुझे रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूँ, ठीक है। अगर वो स्टेज पे अगर आप हो, तो सरेंडर करने से अच्छा आप डिसकंटिन्यू करके उसको पेड अप बना दीजिए, राइट। सो दैट आप उसका आपका टोटल प्रीमियम पेड पे अच्छा खासा नुकसान ना करें आप। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आए ना तो उसमें ये बातें ज़रूर आप एक बार क्रॉस चेक करें। सरेंडर वैल्यू की बात अभी हर्षद जी ने की, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी आपको किस साल में कितना पैसा लौटाएगी अगर ऐसी नौबत हो जाए। जब हम प्लान शुरू करते हैं हमें लगता है क्या होने वाला है, लेकिन वो ज़रूर देख लें, क्योंकि एक कैलकुलेशन मैंने निकाला तो उसमें मुझे पता चला कि कंपनी आपने जितना प्रीमियम दिया है उसका ऑलमोस्ट लाइक 80% काट लेती है, 80% से भी ज़्यादा 70% काट लेती है, और केवल 30% लौटाती है। तो ये काफ़ी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा मॉनिटरली। अब जीवन बीमा की मैं बात करना चाहूँगी। अब एक प्योर जीवन बीमा जो होता है, अगर इसे कोई टेन्योर से पहले क्लोज कर देता है तो इसमें क्या नुकसान होता है? क्योंकि इसमें तो वैसे भी जब जीवन बीमा मैच्योर होता है तो हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, और अगर कोई इसे कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं है, टेन्योर के बीच में रोक देगा, तो इसका क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? जी, तो इंश्योरेंस करने का सबसे अच्छा तरीका जो है ना, वो है होता है टर्म प्लान, जो प्योर टर्म प्लान जो हम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक प्रपोजिशन है कि और इंश्योरेंस कितना होना चाहिए वो भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंश्योरेंस का पर्पज ये है प्रियंका जी कि वो मेरा अर्निंग कैपेसिटी को रिप्लेस करे। ठीक। तो मेरे इनकम के अनुसार और फ्यूचर इनकम के अनुसार एक इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड कैलकुलेट किया जाता है। अब आते हैं आपके प्रश्न की तरफ कि अगर मेरा टर्म प्लान चल रहा है, जो प्योर इंश्योरेंस प्लान है, उसमें कोई मैच्योरिटी तो है नहीं, ठीक है। तो फिर मैं उसको कंटिन्यू, अगर मुझे डिसकंटिन्यू करना है तो क्या क्या मेरा नुकसान हो। तो पहला चीज है कि जब आप टर्म प्लान अगर ले रहे हो तो आप पहले से ही उसके ऊपर प्रीमियम जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। तो टर्म प्लान का यही बेनिफिट है कि आपको सम एश्योर्ड के हिसाब से आपका प्रीमियम पेमेंट जो है वो काफी कम होता है, और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसका बेनिफिट काफी अच्छा है। और टर्म प्लान अगर किसी को भी लेना है ना, तो समझ लीजिए कि मैंने एक टर्म प्लान लिया हुआ है जो 10 साल पहले से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो टर्म प्लान जो है वो मुझे एक कम प्रीमियम के रेट के हिसाब से मिला है, क्योंकि वो टाइम पे मेरा एज कम था, ठीक है। और आज के स्टेज पे अगर मैं उतना ही कवर लेने जाऊं तो हो सकता है कि मेरा प्रीमियम ज्यादा बढ़ देना जाए। पड़े मुझे, ठीक है। तो अगर आपके पास पुराना टर्म प्लान है जो आज के स्टेज पे भी उतने सम एश्योर्ड के लिए अच्छा अच्छा खासा प्रीमियम, यानी जो आपको रीजनेबल प्रीमियम अगर आपको चार्ज कर रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। हाँ, एक ऐसा भी फेज प्रियंका जी आता है जहां पे समझ लीजिए कि मेरे पुराने टर्म प्लान है, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे मैच्योर होता है ना, लोग जैसे रियलाइज करते हैं कि अपना सेहत का ख्याल रखें, अपने लाइफ को प्रॉपरली संभालें, तो जैसे जैसे आप ये स्टेज पे बढ़ते हो तो टर्म प्लान का प्रीमियम कहीं ना कहीं है ना और कम भी होते जाता है।
तो हो सकता है कि शुरुआत में अगर कोई एक्सपेंसिव टर्म प्लान अगर आपने लिया हो, और वही टर्म प्लान का जो आज का कॉस्ट, भले मैं 3-4 साल 5 साल के बाद भी मैं देखूं और आज का कॉस्ट कम हो, तो फिर वो स्टेज में जो महंगा वाला टर्म प्लान है मैं उसको पॉज करूं, और फिर उसके साथ मैं दूसरा वाला टर्म प्लान लूं। लेकिन इसमें भी मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि पहले जब आप ये करने की कोशिश करें, तो पहले नया वाला टर्म प्लान अप्लाई करें। राइट। ठीक है, नया वाला टर्म प्लान अप्लाई करके वो जब पॉलिसी आपको इश्यू हो जाए, जब आप कंफर्म कर दो कि आपको जितना लाइफ कवर चाहिए वो आपको लाइफ कवर मिला है, तब उसके बाद ही पुराने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि नए वाले पॉलिसी में कुछ इश्यूज आए और आपको इशू यानी वो कवर जो है वो ना मिले, और उसी चक्कर में उसके पहले आप अपना पुराना प्लान बंद कर दें, तो आप बिना रिस्क कवर के नहीं रह सकते। राइट। तो हर्षद सर के बात में एक बात मैंने नोट की, उन्होंने ये बहुत ही डेफिनेट तरीके से कहा है कि ऐसा टाइम ही नहीं होना चाहिए कि आपके पास रिस्क कवर नहीं हो। सो वो गैप नहीं आना चाहिए, स्पेशली अगर आप अर्निंग मेंबर अपनी फैमिली के। सो प्लीज़, अगर आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है कुछ मॉनेटरी वजह से, आपके पास फंड नहीं है, तो एक जो टर्म प्लान है ना उसे डिसकंटिन्यू नहीं कीजिएगा। क्या होगा, आपके ऊपर से वो रिस्क कवर हट जाएगा। हर्षद सर, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के आपके सामने मैं लेकर आती हूँ। अजीत रावत का पहला सवाल लेकर आती हूँ। अजीत पूछ रहे हैं, मेरे पास इंडिपेंडेंट जीवन बीमा कवर नहीं है, मैं यूलिप में निवेश कर रहा हूँ जिसके तहत मेरे पास लाइफ कवर भी है, क्या इसके अलावा भी मुझे एक टर्म प्लान खरीदना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप अजीत को, क्योंकि यूलिप में भी जो है आपको एक पोर्शन जो है आपके प्रीमियम का मोर्टेलिटी चार्जेस की तरफ जाता है और आपको एक लाइफ कवर मिलता है, तो उसके अलावा भी टर्म प्लान लें क्या अजीत? जी, तो देखिए अजीत जी, आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आपको कितना टोटल लाइफ कवर चाहिए, उसको डिफाइन अगर आपने किया है। और यूलिप में क्या होता है कि यूलिप में एक आपका प्रीमियम जितना आप भरते हैं उसका मल्टीपल्स जो है उसका रिस्क कवर मिलता है। तो हो सकता है कि अजीत जी आपने जब जब ये यूलिप खरीदा हो तो आपने 10 टाइम्स ऑफ प्रीमियम या फिर 20 टाइम्स ऑफ प्रीमियम, ठीक है, उतना आपने कवर लिया। अब अगर समझ लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा जहां पे समझ लीजिए आप प्रीमियम भर रहे हो 1 साल का, समझ लीजिए 50,000 रुपया, और आपने 20 टाइम्स अगर आपने कवर लिया है तो आपका टोटल कवर 10 लाख का हो गया। अब कोई भी एंगल से 10 लाख का इंश्योरेंस या फिर सम अश्योर्ड काफी नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका अगर आपको रिस्क को कवर करना है तो टर्म प्लान है। भले आपका यूलिप अगर आपके लिए अच्छा काम कर रहा है और आपको अच्छा रिटर्न के साथ एक छोटा सा कवर या रीजनेबल कवर दे रहा है, लेकिन एक टर्म प्लान आप अपने साथ हमेशा रखिए, उसको एक एड ऑन इंश्योरेंस जैसा यूलिप को ट्रीट कीजिए, जबकि आपका मेन कवर जो है वो आपका टर्म प्लान बन सकता है। तो तीन कीवर्ड्स जो हैं, छोटा सा रीजनेबल कवर आपको यूलिप दे रहा है, ध्यान रहे। और हर्षद सर ने शुरुआत में कहा था यूलिप को बीमा नहीं समझिए, वो निवेश है, तो आप उसको बिल्कुल निवेश की तरह ट्रीट कीजिए। टर्म प्लान अजीत जी आपके पास होना चाहिए। उषा हेगड़े का सवाल लेकर आते हैं। उषा पूछ रही हैं कि मैं जीवन बीमा कवर का सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पास पहले से जीवन बीमा है, क्या पुराने बीमा को क्लोज करके नया प्लान खरीदना चाहिए या कोई और रास्ता है? जैसे हर्षद सर, हम हेल्थ इंश्योरेंस में जो है बेस कवर में टॉपअप सुपर टॉपअप ऐड कर सकते हैं, तो क्या उषा जी भी इस तरह से अपने एग्जिस्टिंग बीमा का सम एश्योर्ड बढ़ा पाएंगी या नया लेना होगा? और क्या 2 कंपनियों से वो ले सकती हैं अलग अलग बीमा? क्या सलाह देंगे आप? जी, तो उषा जी, आपके प्रश्न का छोटा सा आंसर हम पहले ही दे चुके हैं कि आपको जब एडिशनल कवर लेना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस तो नहीं है, मैं आपको बेसिकली यही कहूंगा कि आप किस तरह से आप कवर को और ऐड कर सकते हो। पहला चीज, जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा कि आप अगर आपको लगता है कि आपको एडिशनल कवर लेना है, तो आप दूसरे कंपनी का या फिर वही कंपनी का एक और टर्म प्लान लेके आप अपना रिस्क और प्रतिशत बढ़ा सकते हो। सारे कंपनीज जो है वो आपके इनकम के हिसाब से, एक मल्टीपल्स के हिसाब से आपको टोटल रिस्क कवर अलाउ करती है। जब भी आप एडिशनल रिस्क कवर के लिए अप्लाई करें, आपके सारे पुराने पॉलिसीज का इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज कीजिए। इंश्योरेंस कंपनीज को दें, ठीक है। अब आते हैं कि अगर समझ लीजिए कि आपका एग्जिस्टिंग कवर अगर आपको लगता है कम है तो आप उसमें ऐड कीजिए। लेकिन जैसे हमने कहा कि ऐड करने के टाइम पे
पुराने कवर को अगर आपके लिए सही कर रहा है काम और लगता है आपको कवर कम है लेकिन उसका प्रीमियम जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, तो उसको भी कंटिन्यू कीजिए और उस पर ऐड कर दीजिए। अगर लगता है आपको कि वो महंगा है और नया प्लान अगर आपने ज्यादा सम एश्योर्ड के साथ अगर लेना है और वो सस्ता पड़ेगा आपको, तो वो लीजिए, लेकिन पैरेलली पहले वो अप्लाई करके उसको इश्यूएंस के बाद ही इसको डिसकंटिन्यू कीजिए। राइट। तो लेकिन कोई भी तरीका लीजिए, हमेशा याद रखिए कि आपका रिस्क कवर जो है वो आपके इनकम को रिप्लेस करने के लिए होता है और प्रॉपर इंश्योरेंस करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो ये रिस्क कवर की छतरी जो है आपसे कभी हटनी नहीं चाहिए, और आप दो कंपनियों से भी ले सकती हैं। मतलब आपके पास एक पहले बीमा है एक कंपनी से, आप बी कंपनी से दूसरा बीमा ले सकती हैं। लेकिन जब बी कंपनी के पास बीमा लेने जाएं तो उसे ज़रूर बताइए कि मेरे पास पहले इतना कवर है। इस सारी बात, इसके आकलन के साथ ही फिर डिसाइड होगा कि आपको और कितने एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच हर्षद जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर मुलाकात होती है। यूलिप पर आपने हमारे लिए कई सवालों का जवाब दिया और बहुत क्लैरिटी लेकर आए। धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू।